हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। इससे पहले कि हम अपने सेशन को चालू करें, मेरे भाई सभी लोग एक बार प्रेम से जयकारा बोल दीजिएगा। बोलो बाबा श्याम की जय। इसी के साथ हम अपने क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। तो ये हमारा पहला मॉक टेस्ट पेपर है इंग्लिश का। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की हो, एसएससी का हो सकता है, बैंक का हो सकता है, डिफेंस का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, उसके लिए ये जो हमारी जो सीरीज हमने आपके लिए स्टार्ट किया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने मॉक टेस्ट पेपर नंबर 1 से। कमेंट में सभी लोग फटाफट जय श्री श्याम लिख देंगे। मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का, आपके कमेंट को देखने के लिए। फटाफट सभी लोग अपनी अपनी हाजिरी लगा दें, जिससे हम अपने क्लास को स्टार्ट कर पाएं। आर यू रेडी? एक बार लिखकर फटाफट बता दीजिए, क्या आप सभी लोग तैयार हैं? चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना पहला क्वेश्चंस मेरे भाई, फर्स्ट क्वेश्चन। और बिल्कुल आराम से चलेंगे, एक एक चीज पढ़ते हुए चलेंगे। जहां भी आपको लगेगा कि चीजें क्लियर नहीं है, समझ में नहीं आ रहा, तो प्लीज आप कमेंट में लिखकर हमसे पूछेंगे और बताएंगे कि सर ये वाला पॉइंट हमारा क्लियर नहीं है। तो सबसे पहला चीज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इसके अंदर, और ये है आपके सामने पैसेज, यानी इसका क्लोज टेस्ट दिया गया है, फिल अप द ब्लैंक्स दिया गया है। और आपसे पूछा गया है कि जो फिल अप द ब्लैंक्स है, इसको, इनके जो ऑप्शन है, इनमें कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आएगा। तो स्टार्ट करिए, लेट्स स्टार्ट द क्लास। देखिए फ्रेंड, सबसे पहला कह रहा है कि एक कंप्यूटर प्रोग्रामर है, इसको पढ़ते चलेंगे मेरे साथ साथ। एक कंप्यूटर प्रोग्रामर समटाइम्स, समटाइम्स का मतलब होता है बेटा कभी कभी, समटाइम्स यहाँ पर एज लगा देंगे। एज आया है, कह रहा है कि समटाइम्स डैश एज सॉफ्टवेयर डेवलपर, यानी जो कंप्यूटर प्रोग्रामर है उसे कभी कभी सॉफ्टवेयर डेवलपर भी कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा? तो देखो यहाँ पर इसने क्या लिखा है बेटा, एज। तो हमें बताना है कि हम किसके साथ एज लगाते हैं। क्या हम एक्सेप्टेड के साथ लगाते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या हम कोल्ड के साथ लगाते हैं? बिल्कुल नहीं। किसके साथ लगाएंगे? नॉन के साथ। नॉन के साथ क्या आएगा बेटा? एज आएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? सी। देखो सैड के साथ क्या हम एज लगाते हैं? बिल्कुल नहीं लगाते। तो आपका पहला का जो राइट आंसर है वो आप चेक कर लीजिए, सी आएगा। सर इस क्वेश्चन से आपने क्या सीखा कि यदि आपके क्वेश्चन में यहाँ पर एज आया हुआ है, तो हम उसके लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो होता है बेटा नॉन एज। बताइएगा फटाफट क्या होगा? नॉन एज होगा, इसको ध्यान रखना है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। लिखा हुआ है ए प्रोग्रामर, ये जो प्रोग्रामर होते हैं, और मोर रिसेंटली ए कोडर डैश ए पर्सन। तो बताओ किसकी बात कर रहा है यहाँ पर? किसकी बात कर रहा है? ए प्रोग्रामर की बात कर रहा है। तो ये जो प्रोग्रामर है बेटा, ये कौन है? आपका सब्जेक्ट है। किस तरह का सब्जेक्ट है बेटा? सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जो आपका वर्ब आएगा वो कैसा वर्ब होगा बेटा? सिंगुलर वर्ब होगा। तो अब आप देखो इसमें सिंगुलर वर्ब कौन से हैं? सर ये सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, और ये सिंगुलर नहीं है, यानी डी ऑप्शन आपका हो गया, कैंसिल हो गया। अब हमें देखना है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हैज। हैज के बाद हम वर्ब का कौन सा फॉर्म लेते हैं? थर्ड फॉर्म लेते हैं। क्या यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म है? नहीं है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ए पर्सन लिखा हुआ है बेटा। अगर यहाँ पे ए पर्सन लिखा हुआ है तो आपका जो ऑप्शन या तो ए हो सकता है, नहीं तो बी हो सकता है, यानी सी ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया। अब आपको देखना है, आपको चेक करना है कि टेंस कौन सा है, क्या ये प्रेजेंट में चल रहा है या फिर पास्ट में चल रहा है। अगर ये प्रेजेंट में बेटा चल रहा है तो आपका आंसर इज होगा, और अगर पास्ट में चल रहा है तो आपका आंसर वाज होगा। तो भैया कमेंट में लिखते चलिएगा कि आपका आंसर, आपने क्या सोचा, आपने क्या लगाया। मेरे तरफ से ये आंसर है आपका ए, यानी ए आंसर आपका बिल्कुल सही लिखा गया है। आगे चलते हैं, यानी नेक्स्ट। देखिए यहां पर हमने क्या लिखा बेटा? इज लिखा। कौन है? इज ए पर्सन, एक पर्सन है। ये हु आया है, हु का मतलब क्या होता है? जो होता है, हु मतलब जो। ये हु किसके लिए आया है? पर्सन के लिए। पर्सन कितना है? एक है। आगे वर्ब क्या लिखा है इसने? सिंगुलर, यानी यहाँ पे वर्ब सिंगुलर आया है। हु क्रिएट्स, क्या क्रिएट करता है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कह रहा है कि द
टर्म, ये जो शब्द है, टर्म का मतलब होता है शब्द। कंप्यूटर प्रोग्रामर नाम का जो शब्द है, कैन, कैन क्या है बेटा? सर मॉडल है। तो मॉडल के बाद फटाफट बता दो कौन सा वर्ब का यूज करते हैं? सब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, आगे आप इसको भी देखिए बेटा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? टू लिखा हुआ है, ठीक है, टू है। तो अब आप बताओ क्या हम यूज करें? मीन टू, नो टू, स्पेसिफाई टू या रेफर टू? तो एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे मैं बता दूं, अगर नॉन के साथ एन लगा होता, यानी अगर ये नॉन लिखा होता तब तो टू आ सकता था, लेकिन ये केवल नो लिखा है, तो ये ऑप्शन आपका हो गया गलत। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो होगा बेटा आपका रेफर टू, आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस सेशन को काफी एंजॉय कर रहे होंगे और कुछ ना कुछ यहाँ से सीख जरूर रहे होंगे। ओके चलिए, अभी तक आप लोगों ने हाजिरी नहीं लगाया मेरे भाई, क्या बात है? एक बार सभी लोग हाजिरी तो लगा दो, है ना? बोलो बालाजी महाराज की जय हो। चलिए क्वेश्चंस आप लोग देखते चलिएगा। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा कैन, कैन मॉडल है। आगे हम यहाँ पे लिखेंगे रेफर, रेफर क्यों लिखा? क्योंकि आगे टू आया है। रेफर टू ए स्पेशलिस्ट इन द एरिया ऑफ कंप्यूटर और ए जनरलिस्ट। इसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है बेटा? राइट्स लिखा हुआ है। राइट्स क्या है? आपका वर्ब है। इसका मतलब आप देखो ऑप्शन में आपसे क्या पूछ रहा है? ऑप्शन में पूछ रहा है कि बेटा हुम आएगा, डेट आएगा, विच आएगा, हु आएगा। तो एक चीज नोट डाउन कर लीजिएगा, ये किस चीज का कंसेप्ट है? ये रिलेटिव प्रोनाउन का कंसेप्ट है। तो यदि आपने रिलेटिव प्रोनाउन नहीं पढ़ा है मेरे भाई, तो मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा जो रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड होगा, तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, बहुत प्यारा कंटेंट है। तो इसका एक मैं आपको कंसेप्ट समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर इसने क्या लिखा है? राइट्स। राइट्स क्या है भाई? वर्ब है। अगर यहाँ वर्ब है तो यहाँ क्या चाहिए? सर सब्जेक्ट चाहिए। अब मुझे बताओ क्या ये होम सब्जेक्ट है? बिल्कुल नहीं भाई, ये तो ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे आपके पास विच का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? किसी जानवर के लिए, किसी निर्जीव के लिए करते हैं। तो भैया विच कैंसिल हो गया, क्योंकि यहाँ पर बात किसकी कर रहा है? जनरलिस्ट। वो कौन है? कोई इंसान है। अगर इंसान है तो भाई या तो डेट लगाओ, नहीं तो हु लगाओ। तो आपका यहाँ पे दोनों में से बेस्ट आंसर कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा हु। तो यहाँ पे हु आंसर सही है। तो यदि आपने हु किया है तो ये बिल्कुल सही है, अगर हु नहीं किया है तो बिल्कुल गलत है मेरे बाबा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि फॉर मेनी काइंड्स, काइंड्स के बाद क्या है? ऑफ, आगे क्या है? सॉफ्टवेयर। कह रहा है कि सम प्रोग्रामर्स, सम का मतलब होता है कुछ, प्रोग्रामर में देखो क्या लगा हुआ है? एस, बिल्कुल सही है। कह रहा है कि जो कुछ प्रोग्रामर होते हैं, हु यानी जो, बेटा फिर से देखो ये हु किसके लिए आया है? प्रोग्रामर्स के लिए आया है। तो हु से पहले जो प्रोग्रामर है उसमें देख लो क्या लगा है? एस, यानी जो नाउन है ना बेटा वो प्लूरल है। अगर वो प्लूरल है तो यहाँ पे जो भी वर्ब आएगा बेटा, वो वर्ब आपका कैसा होना चाहिए? प्लूरल वर्ब होना चाहिए। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा आंसर सही होगा। तो देखो ये डिस्प्ले भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है। तो आपको सेलेक्ट कितना करना है? एक ही करना है ना। ऐसे तो है नहीं कि दो चार कर लोगे, नहीं ना भाई, एक करना है। तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे क्या होगा? स्टडी विथ होगा, वर्क विथ होगा, वर्क ऑफ होगा, या फिर डिस्प्ले एट होगा। तो यहाँ पर होगा हु वर्क विथ वेक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो भैया आंसर आपका हो जाएगा डी। तो ये था मेरे तरफ से पहला क्लोज टेस्ट, जिसको बच्चे करने से सबसे ज्यादा डरते हैं। तो मुझे कमेंट में भाई लिख के जरूर बताना। अरे यार एक चीज बताओ, मुझे समझ में नहीं आता कि कमेंट करने में इतनी कंजूसी क्यों करते हो भाई? एक कमेंट कर दो यार प्यारा सा, इतना मेहनत कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना कि सर ये जो इस कंटेंट से, इस क्लोज टेस्ट से आपने क्या सीखा। अगर आपने कुछ सीखा तो प्लीज कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। देखो फ्रेंड, तो ये हो गया हमारा पहला क्लोज टेस्ट खत्म। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे, देखते हैं क्या है आगे। अरे वाह, तो ये बड़ा सा शानदार सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 10 तक ये है भैया स्पेलिंग एरर, यानी स्पेलिंग एरर के क्वेश्चन है। तो भैया अगर आपने स्पेलिंग एरर को अच्छे से कहीं पढ़ रखा होगा, स्पेलिंग ठीक ठीक से जानते होंगे तो सही कर दोगे, नहीं जानते तो मैं आपको बता दूंगा। तो पहला क्वेश्चन है, खुद से बताओ एक्वेरियम का स्पेलिंग क्या होता है? चलो मैं वेट कर रहा हूँ, फटाफट टाइप करके बताओ। जो भी देख रहे हैं फटाफट टाइप करो, एक्वेरियम का स्पेलिंग क्या होता है? व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ एक्वेरियम? यस माय डियर स्टूडेंट्स,
देखिए मैं आपसे बातें भी कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल आपके पास बैठा हूँ। आपको ऐसा लगता है कि यार सर तो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। भाई ऑनलाइन का मतलब ऐसा तो है नहीं कि मैं आपसे बातें नहीं कर सकता, आपसे बातें भी कर सकता हूँ। तो आप भी बातें करिए ना, आप जहाँ बैठे हैं अपना आंसर बताइए। इधर देखिए मेरे साथ साथ बोलेंगे सभी लोग भाई, फटाफट बोलेंगे, फटा एंड फट। क्या बोलना है एक्वेरियम का स्पेलिंग बेटा? क्या होगा? ए, उसके बाद क्यू, क्यू के बाद ए, उसके बाद आर, आर के बाद आई, आई के बाद यू, यू के बाद एम। एक्वारियम, एक्वेरियम का मतलब होता है मछली घर। तो आपको ध्यान रखना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, फटाफट देख लो। क्या ये सही है? नहीं है सर। उसके बाद देखो सी लिखा है, बिल्कुल गलत। यहाँ पे सी है, गलत। कौन सा बच गया? बी, फटाफट। यानी मेरे भाई आपकी स्पीड भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो शुरू शुरू में हम लोग क्वेश्चंस को ध्यान से करेंगे, लेकिन हम अपनी स्पीड पे भी काम करेंगे। अगर स्पीड में हम पीछे रह गए तो जानते हुए भी हम हार जाएंगे, और हारना हमारे ब्लड में नहीं है। आगे चले, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला 7 नंबर सवाल है, कह रहा है कि दिए गए क्वेश्चन में कौन सा स्पेलिंग बिल्कुल सही दिया गया है? फटाफट बता दीजिए, फटाफट बताएं मेरे भाई। दिए गए स्पेलिंग में कौन सा स्पेलिंग सही है? लिखा हुआ है बेटा एडवर्टाइज। तो बताइए पहले एडवर्टाइज का स्पेलिंग सभी लोग लिखेंगे, मेरे साथ साथ सभी लिखेंगे, कमेंट में लिखकर बताएंगे। ADVER, एडवर। आगे लिखना है TISE, एडवर्टाइज। और मेंट लगा दो तो हो गया एडवर्टाइजमेंट। ये हो गया आपका एडवर्टाइजमेंट। लेकिन बेटा इसने क्वेश्चन में केवल और केवल आपसे क्या पूछा है? सर पूछा है एडवर्टाइज पूछा है। तो भैया एडवर्टाइज में देखो तो सी आता है? नहीं आता। ये वाला देखिए गलत लिखा हुआ है। ये वाला देखिए ADVERTISE, ADVERTISE। अरे बाप रे, ये तो दो दो आंसर सही हो गया रे, दो दो आंसर। ऐसा नहीं, इसमें क्या है कि कुछ जिसने भी टाइप किया होगा उसमें थोड़ा सा मिस्टेक आ गया। तो नो वरी माय डियर स्टूडेंट्स, एक ही आंसर राइट होगा। सी आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं। एडवर्टाइज आपने सीख लिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। इसमें 4 वर्ड दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा स्पेलिंग बिल्कुल सही है। फटाफट बताइए, विच स्पेलिंग इज करेक्ट? फटाफट बताइए, मैं आपके कमेंट को पढ़ रहा हूं। चलिए चलिए चलिए, बहुत मजा आ गया। फटाफट कौन सा स्पेलिंग सही लिखा गया है? देखिए बेटा बड़ा आसान सवाल है, ऐसे सवाल आते हैं तो तुरंत फटाफट निकाल दिया करो, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। देखिए लिखा है एब्सेंटिया, एब्सेंटिया। ये लिखा है इनर्शिया, ये लिखा है एमनेशिया। एमनेशिया में बेटा डबल एम कभी नहीं आ सकता है। एमनेशिया, एमनेशिया का मतलब होता है लॉस ऑफ मेमोरी। लॉस ऑफ मेमोरी का मतलब होता है बेटा यादाश्त खोना। इसको ध्यान रखिएगा, लॉस ऑफ मेमोरी इसको बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। एमनेशिया इसका मतलब होता है लॉस ऑफ मेमोरी। तो मेरे भाई कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही लिखा गया है। क्या है ये? एमनेसिया का स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, इसका मतलब होता है लॉस ऑफ मेमोरी। लॉस ऑफ मेमोरी का मतलब होता है याददाश्त खो देना। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है जी, बताएंगे मेरे भाई। एकोमोडेशन का स्पेलिंग क्या होगा? व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ एकोमोडेशन? फटाफट बताएंगे, फटाफट फटाफट कमेंट में लिखते चलिएगा एकोमोडेशन का स्पेलिंग। केवल देखना नहीं है मेरे भाई, वीडियो देखने से केवल सिलेक्शन नहीं होगा रे भाई, आपको लिखना भी पड़ेगा, मेहनत भी करना पड़ेगा साथ साथ में इंग्लिश। इसके साथ साथ एक चीज आपको बहुत बेहतरीन बातें मैं बताता हूं। देखिए एक बार फाउंडेशन बैच आप ज्वाइन करिए, अच्छे से पढ़िए। कितने दिन? 6 महीने तक अच्छे से पढ़िए मेरे भाई। उसके बाद मॉक टेस्ट पेपर लगाइए और फिर आप सिलेक्शन लीजिए। और वो फाउंडेशन बैच ज्वाइन करने के लिए आप ज्वाइन करिए इंग्लिश विद SK श्रवण सर के पास। और साथ में हमारी जो क्लास चल रही है अभी चौधरी क्लासेस के अंदर चल रहा है, तो आइए आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे SSC का फाउंडेशन बैच स्टार्ट होने जा रहा है बहुत जल्दी, हम इस डेट की अनाउंसमेंट भी आप लोगों को करेंगे। तो आप लोग जुड़ना ना भूले मेरे भाई, एक एक चीज पढ़ाऊंगा यार, दिल से पढ़ाता हूँ, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा। यदि आपको इंग्लिश में डर लगता है ना, तो आपकी डर बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आइए हम क्वेश्चंस पे लेके चलते हैं।
एकोमोडेशंस लिखते चलेंगे मेरे साथ। एकोमोडेशन का स्पेलिंग ए, आवाज नहीं आ रहा यार, बोलो तो सही। ए, बिल्कुल। डबल सी, डबल सी। आगे ओ, आगे क्या लिखेंगे? एम, एम ओ डी ए टी आई ओ एन, क्या लिखा हुआ है? एकोमोडेशन, ए डबल सी ओ एम ओ डी ए टी आई ओ एन, एकोमोडेशन। इसका मतलब होता है समायोजित। क्या होता है बेटा? समायोजित करना। देखिए चेक करते हैं, इसमें क्या है? डबल सी है। एक मिनट भाई, एक मिनट, एक मिनट। इसमें क्या है? डबल सी। क्या है? डबल एम। यहां पर देखो क्या है? एक सी है, यहाँ पे एक सी है। बेटा ये गलत हो गया, ये खत्म क्वेश्चन। आपको इनमें बताना है। देखो ये क्या लिखा हुआ है? डबल सी, सिंगल एम, ए डबल सी ओ एम ओ, डबल एम नहीं, एम ओ डी ए टी आई ओ एन। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। राइट आंसर है आपका सी ऑप्शन। ओके, एकोमोडेशन, ध्यान रखिएगा, एकोमोडेशन इज द राइट आंसर माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए चलिए, एक क्वेश्चन और है आपके पास स्पेलिंग एरर का। पूछ रहा है कि एक्यूम्यूलेट का स्पेलिंग कौन सा सही है, फटाफट बता दो। एक्यूम्यूलेट। चलिए सबसे पहले मैं आपको इसका मतलब बता देता हूं, ध्यान रखिएगा। देखो फ्रेंड, लिखा है बेटा ए डबल सी यू एम यू एल ए टी ई, एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट का मतलब होता है किसी चीज को संग्रह करना, गेदर करना। किसी चीज को बेटा इकट्ठा करना, गेदर करना, इकट्ठा करना। इसको हम बोल सकते हैं एक्रियू करना। ये वर्ड आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। पहला वर्ड है एक्यूमुलेट, दूसरा है गेदर, तीसरा है कलेक्ट, चौथा है एक्रियू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? देखिए इसमें, देखिए इसमें डबल सी है और डबल एल है। भैया ये गलत है। यहाँ पे सिंगल सी है, गलत है। सिंगल सी है, गलत है। डबल सी यू एम यू एल ए टी, ए ऑप्शन हो जाएगा। ए ऑप्शन। जिसने भी ये लिखा है कमेंट में लिखते चलिएगा, मैं देख रहा हूँ आपके कमेंट को, पढ़ भी रहा हूँ। कमेंट में आपके आंसर आने चाहिए मेरे भाई। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी है, बैंक है, डिफेंस है, या राजस्थान की जो अभी 4th ग्रेड की वैकेंसी आई हुई है, कोई सी भी वैकेंसी, चाहे वीडियो है, पटवार है, सीईटी का पेपर है, एलडीसी का है, आरएस मेंस का है, आपके लिए ये जो चैनल है, ये जो यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है, ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल है। सो फ्रेंड, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। चलिए, ये आपको बताना है इडियम्स एंड फ्रेजेस। बड़ा प्यारा सा सवाल है। यो मैन, यो मैन सर्विस का मतलब क्या होता है? यो मैन सर्विस बताइए। यो मैन सर्विस, यो मैन सर्विस का मतलब होता है शानदार काम। जैसे आप लोगों में से किसी बच्चे ने बोला कि सर क्या शानदार पढ़ा रहे हैं, व्हाट एन एक्सीलेंट वर्क। यो मैन सर्विस का मतलब आप लिखिए, इसको बोलते हैं एक्सीलेंट वर्क। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सीलेंट वर्क। ये क्वेश्चन बेटा पूछा गया था एसएससी सीजीएल 2023 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, कह रहा है कि टू कॉल इट ए डे, ये आपका क्या है? कॉल इट ए डे। कॉल इट ए डे का मतलब क्या होता है? कॉल इट ए डे का मतलब होता है किसी चीज को खत्म करना, स्टॉप करना। तो चलिए आइए ऑप्शन से चेक कर लेते हैं क्या कह रहा है। पहला ऑप्शन लिखा है टू कंक्लूड, कंक्लूड का मतलब समाप्त करना। इनिशिएट मतलब स्टार्ट करना। टू वर्क थ्रू आउट द डे, सारा दिन काम करना। ना भाई, ये दोनों ऑप्शन तो नहीं है। और ये नन ऑफ द एवब, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे, ये चीज ध्यान रखिएगा। नन ऑफ द एवब तो हो ही नहीं सकता है। तो टू कॉल इट ए डे, इसी के लिए मैं एक और चीज आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। मैंने अभी 2 दिन पहले मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद एस के श्रवण सर पे मैंने एक फ्रेजल वर्ब पढ़ाया है, 53 फ्रेजल वर्ब्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स, उस वीडियो को आप जाकर जरूर देखें, बहुत शानदार वीडियो है। और उसमें मैंने फ्रेजल वर्ब डिस्कस किया है जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक बार आप उसको जरूर देखिएगा आप सभी लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा टू कंक्लूड प्रोसीडिंग। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, बताएंगे। ये फ्रेजल वर्ब है। पुट अप विथ का मतलब क्या होता है? बताएंगे फ्रेंड, पुट अप विथ का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय पुट अप विथ? पुट अप विथ का मतलब होता है मेरे भाई सहन करना या बर्दाश्त करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
टॉलरेट करना। टॉलरेट आपका कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए। कह रहा है फेस द म्यूजिक। व्हाट डू यू मीन बाय फेस द म्यूजिक? फेस द म्यूजिक का मतलब होता है कठिनाई का सामना करना। किसका सामना बेटा? कठिनाई का सामना करना। तो बताओ इसमें से कौन सा आंसर आपका राइट होगा? टू इंजॉय करना गलत है। टू लिव इन प्लीजेंट बिल्कुल गलत है। टू हैव अ डिफिकल्ट टाइम, हो सकता है सर टू हैव अ डिफिकल्ट टाइम। और ये लिखा है टू बियर द कंसिक्वेंस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टू फेस द म्यूजिक का मतलब होता है टू हैव अ डिफिकल्ट टाइम, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। इसका हिंदी में क्या अर्थ हुआ? लिख लीजिए, कठिनाई का सामना करना, यानी टू फेस द म्यूजिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। टेक टू हार्ट। टेक टू हार्ट का मतलब होता है मेरे भाई, ये आर्टिकल टॉपिक अब आप जब पढ़ेंगे ना तो उसमें कॉमन एरर में क्वेश्चंस आता है। कैसे क्वेश्चंस आएंगे? देखिए, बड़ा प्यारा सा ऐसा क्वेश्चन पूछता है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन बनाया, मैंने लिखा बेटा टेक द टेक द हार्ट, ऐसे क्वेश्चन बनाया। तो आपको याद रखना है टेक और हार्ट के बीच में क्या नहीं आएगा? ये आर्टिकल नहीं आएगा। ये क्या होगा? केवल टेक हार्ट होता है, टेक हार्ट। तो टेक हार्ट का मतलब होता है किसी चीज को एनकरेज करना, बढ़ावा देना। तो इसका राइट आंसर माय डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखेंगे। चलिए, अब ये आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 18 तक, और ये एक पैसेज है। तो पैसेज करने का सबसे बढ़िया तरीका मेरा भाई ये है, सबसे अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो पहले पैसेज को पढ़िए, यानी रीडिंग दीजिए। और रोज आपको पैसेज, कम से कम एक पैसेज को सॉल्व करना है। इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आप एग्जाम्स के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। मतलब अगर आप एक महीने में 30 पैसेज को कर लेते हैं, 30 मत मानो 20 ही मान लो, 20 पैसेज भी अगर आप सॉल्व करते हैं तो आप एग्जाम्स के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। तो चलिए एक बार आप इसको पढ़िए, मेरे साथ साथ एक एक करके इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला लिखा है बेटा नो डाउट। नो डाउट, नो डाउट का मतलब होता है बेटा कोई संदेह नहीं है। किस बात की संदेह नहीं है? कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब हरित क्रांति। उसके बाद इसने क्या लिखा हुआ है बेटा? हैज लिखा है। कह रहा है हैज लेड। तो ये जो हैज किसके लिए लिखा है? ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए। तो ग्रीन रेवोल्यूशन किस तरह का सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। आगे क्या आएगा? हैज आ गया। हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, लेड आ गया। कह रहा है कि टू सेल्फ सफिशियंसी। सेल्फ सफिशियंसी का मतलब होता है आत्मनिर्भरता। किस चीज में भाई? फूड प्रोडक्शंस के अंदर। फूड के प्रोडक्शंस में हमारी जो आत्मनिर्भरता है वो बढ़ी है। कह रहा है कि देखिए, जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया है इससे जो फूड प्रोडक्शंस में वृद्धि हुई है। ये पहली लाइन से हमें समझ में आ गया। आगे कह रहा है कि बट, बट क्या है बेटा? कंजंक्शन है। बट क्या बताता है? एक तरफ पॉजिटिव और दूसरी तरफ नेगेटिव बताता है, ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि बट इट, इट किसके लिए? ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए। इट हैज ऑल्सो ब्रॉट विथ इट द फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल का मतलब क्या होता है? भयानक। फॉर्मिडेबल प्रॉब्लम यानी समस्या ऑफ किस चीज की भाई? पॉइजनिंग की, ऑफ फूड ग्रेन्स एंड अदर ईटेबल्स थिंग्स। कह रहा है कि भाई देखिए, ग्रीन रेवोल्यूशन यानी जो हरित क्रांति आई है उससे फूड प्रोडक्शंस में बढ़ोतरी तो हुआ है, लेकिन एट द सेम टाइम जो फूड पॉइजनिंग की भी काफी शिकायत आ रही है। क्योंकि आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है? कह रहा है कि दिस इज कोस्ड बाई, ये कोस्ड बाई हुआ है, ये कारण किसके लिए हुआ है? एक्सेसिव। बेटा एक्सेसिव का मतलब क्या होता है? ज्यादा मात्रा में, अधिकतम। किस चीज का आपने यूज किया है? यूज ऑफ केमिकल्स, ज्यादा केमिकल्स का यूज किया है। किसके ऊपर? ऑन क्रॉप्स के ऊपर। एंड पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड का मतलब क्या होता है बेटा? कीटनाशक। पेस्टिसाइड रेसिड्यू, रेसिड्यू का मतलब अवशेष। कह रहा है कि इट हैज ऑल्सो क्रिएटेड, क्या क्रिएट किया? हैबोक। मेरे भाई हैबोक का मतलब क्या होता है? हैबोक का मतलब होता है नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर का मतलब होता है प्राकृतिक आपदा। बाय एक्सटर्मिनेटिंग,
एक्सटर्मिनेट का मतलब होता है नष्ट करना, किसको? स्पेसीज को, जाति को, प्रजाति को, ऑफ यूजफुल पैरासाइट, जो यूजफुल पैरासाइट थे, एंड वायरस, जिससे, विच किसके लिए आया है? वायरस के लिए आया है। विच कीप, जो रखते थे किसको? पेस्ट को, अंडर कंट्रोल, जो पेस्ट को अंडर कंट्रोल करके रखते थे, उसको क्या किया आपने? नष्ट कर दिया। कैसे नष्ट किया? केमिकल्स का ज्यादा इस्तेमाल करके। एक तरफ आपका फूड प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लेकिन साथ में दूसरे तरफ आप जो वैल्यूएबल, जो इंपॉर्टेंट जो कीटनाशक थे, उसको भी आप, कीड़े मकोड़े थे, जनजाति थे, उसको भी तो आप मार रहे हैं, केमिकल डाल्स के मार रहे हैं कि भाई हमारा फूड प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है साथ में, लेकिन साथ साथ में हमारे फूड पॉइजनिंग भी हो रही है। यानी एक तरफ पॉजिटिव है और दूसरी तरफ नेगेटिव भी है, ये ध्यान रखेंगे। कह रहा है कि साइंटिस्ट, जो वैज्ञानिक है हमारे, साइंटिस्ट में एस लगा इसलिए यहाँ पे आ रहा है बेटा, ये लिखा है नाउ। अब साइंटिस्ट जो हमारे हैं वो क्या हैं? वरीड हैं, चिंतित हैं। किसके बारे में चिंतित है? अबाउट द रीसर्जेंस। रीसर्जेंस का मतलब होता है किसी चीजों को दोबारा से लाना, यानी पुनः उत्थान करना, रीसर्जेंस कहलाता है। ऑफ सच फॉर्मिडेबल पेस्ट इन मिनेकिंग प्रोपोर्शन which seem to undermine all that they have achieved in agriculture productions. So my dear students, ये जो आपका पूरा क्लोज टेस्ट है पूरा, तो इसमें किस चीज के बारे में बताया गया है? ग्रीन रेवोल्यूशंस के बारे में इसमें बताया गया है माय डियर स्टूडेंट्स। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछा जा रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि फ्रॉम द रीडिंग ऑफ द पैसेज, यानी पैसेज को पढ़ने के बाद, विच वन ऑफ दिस स्टेटमेंट डू यू थिंक इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट आपको लग रहा है कि सही है? ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है मेरे भाई। हाँ जी, फटाफट बता दीजिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला कह रहा है कि क्या ग्रीन रेवोल्यूशन हैज सॉल्व्ड ऑल प्रॉब्लम्स इन एग्रीकल्चर? क्या ग्रीन रेवोल्यूशन ने सारे समस्याओं का समाधान कर दिया? नहीं किया, केवल प्रोडक्शन को बढ़ाया है। साथ में उसने केमिकल्स का ज्यादा इस्तेमाल करके फूड पॉइजनिंग भी किया है, और जो वैल्यूएबल हमारे कीड़े मकोड़े होते थे उनको भी उसने मार दिया है। किससे? केमिकल्स का ज्यादा हमने यूज करके। आगे ये कह रहा है कि एप्लीकेशन ऑफ केमिकल्स हैज रिजल्टेड इन एवरलास्टिंग प्रिजर्वेशन। ये कह रहा है कि एप्लीकेशन ऑफ केमिकल का जो हम ज़्यादा यूज कर रहे हैं उससे क्या हमारे जो ग्रेन्स है वो प्रिजर्व हो रहे हैं, क्या वो बच रहे हैं, ये कह रहा है। तीसरा कह रहा है बेटा द ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो एक मिक्स्ड ब्लेसिंग है। और चौथा कह रहा है साइंटिस्ट आर सेटिस्फाइड। तो ये लास्ट वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है बेटा कि जो साइंटिस्ट है ना वो सेटिस्फाइड है। तो आप खुद बताओ, क्या साइंटिस्ट सेटिस्फाइड थे क्या? नहीं ना, वो तो चिंतित थे। अगर वो चिंतित है तो ये ऑप्शन गलत हो गया, पहला ऑप्शन आपका खत्म, पहला ऑप्शन गलत है। यानी या तो बी होगा नहीं तो सी होगा। तो आप अपने कमेंट में लिखकर मुझे फटाफट बताओ कि कौन सा आंसर आपने किया हुआ है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है एक मिक्स्ड ब्लेसिंग है, एक तरफ पॉजिटिव और दूसरी तरफ नेगेटिव बता रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि द स्टेटमेंट दैट द ग्रीन रेवोल्यूशन हैज आल्सो क्रिएटेड हैबॉक, हैबॉक का मतलब होता है नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदा, बाय एक्सटर्मिनेटिंग, एक्सटर्मिनेटिंग का मतलब होता है नष्ट करना, स्पेसिस का मतलब होता है जनजाति, प्रजाति, ऑफ यूजफुल पैरासाइट्स एंड वायरसेस। इस पूरे लाइन का मतलब आपसे पूछा है कि पूरे लाइन का मतलब क्या है। तो आइए देखते हैं इसका मतलब। कह रहा है कि ऑल पैरासाइट एंड वायरस कीप्स पेस्ट अंडर कंट्रोल, या पेस्टिसाइड एंड केमिकल्स किल, पेस्टिसाइड और केमिकल्स जो था वो किल करता था किसको? पैरासाइट्स को और वायरस को। विच कंट्रोल पेस्ट, पेस्ट को कौन कंट्रोल करता था? पैरासाइट और वायरस। और इस पैरासाइट और वायरस को किसने मारा? तो पेस्टिसाइड्स ने और केमिकल्स ने मारा। तो ये इस लाइन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बी आपका राइट ऑप्शन है। चलिए, तो इस तरह से देखो फ्रेंड्स, क्या होता है कि कई बार जब हम पैसेज वगैरह करते हैं तो ऐसा लगता है कि यार ये क्या चल रहा है पैसेज। तो भाई मेरे एक बात तो मैं ध्यान से सुन लो कि यदि अब केवल ग्रामर के पीछे पड़े रहें, केवल नाउन प्रोनाउन पढ़ते रहें, तो भैया सिलेक्शन होने से रहा। तो मेरी बातें आपको कड़वी लग सकती है, लेकिन ये बिल्कुल फैक्ट बात है कि आपको PQRS, आपको क्लोज टेस्ट, आपको पैसेज, आपको सीनो एंटो
वन वर्ड्स, इन चीजों पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चंस कुछ इसी लेवल का आ रहा है और इसी लेवल का मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी कराता हुआ चलूंगा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है which one of the following statement best reflect the underlying implication of the passage। पैसेज का जो अंडरलाइन मीनिंग है ना, वो कौन सा इसमें से बेस्ट ऑप्शन है, ये आपसे पूछ रहा है। तो आइए एक एक करके हम देख लेते हैं। कह रहा है कि मेंस का जो एफर्ट है, मेन के साथ देखो बेटा क्या लगाया है, एपोस्ट्रोफी एस लगाया हुआ है। कह रहा है मेन का जो एफर्ट है यानी जो प्रयास है किस चीज का, टू कंट्रोल द नेचर, नेचर को कंट्रोल करने के लिए, टू हिज एडवांटेज, अपने एडवांटेज के लिए, अपने फायदे के लिए, हैज ऑलवेज क्रिएटेड, क्या क्रिएट किया है, अनसीन डेंजर साइड बाय साइड, यानी जो मानव जाति है, जो मेंस का जो एफर्ट्स है, जो प्रयास है, जो इन्होंने हमेशा नेचर को जब भी जब कंट्रोल करने की कोशिश की है, तब एक साइड में इन्होंने एक क्या क्रिएट किया है, अनसीन डेंजर, ऐसा डेंजर जो हमें दिखाई नहीं देता है, साइड बाय साइड। ये पहला ऑप्शन है। दूसरा देखिए कह रहा है कि रिसर्च इन वन एरिया लीड्स टू ए चैलेंज फॉर फर्दर रिसर्च इन द सेम फील्ड। आगे कह रहा है एट प्रेजेंट रिसर्च इन प्रिजर्वेशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इज एट द क्रॉस रोड। नेक्स्ट कह रहा है द एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल एंड पेस्टिसाइड इज डेंजरस। तो भाई देखो इसमें है ना ऑप्शन नंबर ए और डी, ए और ऑप्शन नंबर डी का क्लियर मीनिंग यहाँ पे बता रहा है कि आपने जो ज़्यादा मात्रा में केमिकल और पेस्टिसाइड जो आप यूज कर रहे हैं, ये हम लोगों के लिए खतरनाक है, इज डेंजरस। किसके लिए, फॉर द ग्रीन प्रोडक्शंस, फॉर द फूड प्रोडक्शंस। तो इन दोनों में से आपका एक राइट आंसर होगा। आपने क्या लिखा है, आपने क्या सोचा है, इसको आप कमेंट में लिखकर जरूर बताएंगे मेरे भाई। तो आपका जो इसमें राइट आंसर होगा मेरे अकॉर्डिंग, वो आंसर होगा आपका ए, अकॉर्डिंग टू द पैसेज। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके सो अगला पैसेज है। हाँ भाई पैसेज करके बोर हो गए क्या? चलिए पैसेज करके बोर नहीं होते, इसको देखिए 19 से 20 क्वेश्चन, यानी 19-20 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है इसमें। आइए इसको पढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं एक एक लाइन को। देखिए बेटा थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेकिन एक बार जब आप चीज़ों को पढ़ने लगेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा, आपको काफ़ी फायदा मिलेगा इससे। देखिए कह रहा है कि वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ, यानी जीवन का आधार क्या है, पानी है। तो ये पूरा पैराग्राफ किस पे चलने वाला है बेटा, पानी पे चलने वाला है, वाटर पे। कह रहा है एवरी, एवरी देखिए एवरी शब्द के बाद जो आपका आगे नाउन आएगा वो हमेशा सिंगुलर होना चाहिए। किससे जोड़ा गया, एंड से। एंड क्या है, कंजंक्शन। आगे क्या लिखा है बेटा, एवरी, आगे क्या है, प्लांट। कह रहा है एवरी एनिमल एंड एवरी प्लांट, क्या लिखा है बेटा, कंटेंस। कंटेंस क्या है, वर्ब। वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर। तो ऐसा नहीं है कि हम केवल पैसेज पढ़ रहे हैं यार, पैसेज से हम ग्रामर भी सीख सकते हैं। तो ये क्या ये चीज आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर रहे हो क्या, कि एवरी के बाद आने वाला नाउन हमेशा सिंगुलर होता है और साथ साथ में वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है मेरे भाई। चलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा भाई वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच में, बता दीजिए कि एस के श्रवण सर ने डिसीजन ले लिया है कि अब मुझे यूट्यूब के ऊपर लाइव आकर अपने बच्चों के लिए पढ़ाना है। तो प्लीज़, और अच्छे अच्छे कंटेंट आपको पढ़ाएंगे, एग्जाम ओरिएंटेड आपको कंटेंट पढ़ाएंगे, ये हमारा आपसे वादा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, चैनल को लाइक कर दीजिए और एक शेयर हर स्टूडेंट के तरफ से होना चाहिए, ठीक है। और जो बच्चे ने अभी तक फ्रेजल वर्ब की वीडियो को नहीं देखा है ना भाई, एक बार जाओ और फ्रेजल वर्ब की वीडियो को देखो। कल मैंने 53 फ्रेजल वर्ब पढ़ाए, बहुत ही शानदार फ्रेजल वर्ब है, एक बार जरूर देखना भाई। आगे देखिए क्या कर रहा है, लिखा हुआ है कंटेंस सब्सटेंशियल, सब्सटेंशियल प्रोपोर्शन ऑफ फ्री और कंबाइंड वाटर इन इट्स बॉडी, यानी हमारे बॉडी के अंदर पर्याप्त मात्रा में, सब्सटेंशियल प्रोपोर्शन का मतलब होता है ज्यादा मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में क्या होता है भाई, फ्री और कंबाइंड वाटर होते हैं। कह रहा है एंड और नो काइंड, बेटा लिखा है नो काइंड ऑफ फिजियोलॉजिकल, याद रखना बेटा, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, किसी भी प्रकार का फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी संभव नहीं है इन जिसमें
विच दिस फ्लूइड, फ्लूइड माने यहाँ वाटर, डज नॉट प्ले एन एसेंशियल पार्ट, मतलब आपके शरीर के अंदर कोई भी ऐसा एक्टिविटी नहीं है जिसमें ये फ्लूइड यानी वाटर अवेलेबल ना हो। तो वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर। कह रहा है कि वाटर इज ऑफ कोर्स, कोई संदेह नहीं है, नेसेसरी जरूरत है, फॉर किसके लिए, एनिमल्स यानी जानवर के लाइफ के लिए, जानवर के जीवन के लिए भी जरूरी है, वाइल जबकि, मॉइस्चर नमी, इन में, द सोयल यानी जो सोयल में नमी होती है, जो मिट्टी में नमी होती है, इज इक्वली यानी बराबर का, इंपेरेटिव फॉर द लाइफ एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स यानी जो प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है, पेड़ पौधों की जो ग्रोथ होती है भाई, उसमें भी पानी चाहिए, ये कह रहा है यहाँ पे। और वो कहाँ से आता है, मॉइस्चर ऑफ द सोइल यानी मिट्टी की जो नमी होती है वहां से आता है। कह रहा है कि दो यद्यपि द क्वांटिटी नेसेसरली वेरी इनरमोस्टली, इनरमोस्टली का मतलब होता है बेटा ज्यादा मात्रा में, एक्सेसिव होता है, विथ द स्पेसीज, स्पेसीज वर्ड आपने अभी दूसरे पैसेज में भी आपने पढ़ा था। कह रहा है कि द कंजर्वेशन यानी जो बचाना, कंजर्वेशन माने बचाना, एंड और यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन माने यूज करना, किसको, ऑफ वाटर, इज दस फंडामेंटल टू ह्यूमन लाइफ। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, बताइएगा आप लोग, सभी लोग बताएंगे कि व्हाट इज द फंडामेंटल, व्हाट इज द फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो हम ये बोल सकते हैं कि द conservations and utilization of water is thus fundamental to human life। भाई जब हम लोग 9th-10th में पढ़ते थे तो ये पैसेज आता था, वहां पे हमें लिखना भी तो पड़ता था, तो वो भी क्या एक दिन था और आज भी क्या एक दिन है। कह रहा है अपार्ट फ्रॉम, इसको छोड़कर, आर्टिशियन वाटर यानी व्हाट डू यू मीन बाय आर्टिशियन वाटर, क्या मतलब समझते हैं आप। आर्टिशियन वाटर का मतलब भूमि जल, ऐसा जल जो अंडरग्राउंड रहता है, जो नीचे रहता है, अपने भूमि के नीचे रहता है बेटा, उससे बोलते हैं अंडरग्राउंड वाटर यानी आर्टिशियन वाटर। कह रहा है कि आर्टिशियन वाटर को छोड़कर द अल्टीमेट सोर्स इन ऑल केसेस इज रेन और स्नोफॉल। पानी का मेन आधार क्या है, पानी कहाँ से आएगा, तो पानी हमारा जो आएगा बेटा वो वहां से आएगा, कहां से, रेन से आएगा। रेन क्या है, बरसात है मेरे भाई, वहां से आपका आएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये हमने पढ़ा वाटर के बारे में। अब ये आपका पहला सवाल है, वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ बिकॉज, वाटर जो है जीवन का आधार है, क्योंकि, क्योंकि क्यों है, क्या ये इट इज सीन एवरीवेयर ऑन द अर्थ, हर जगह दिखता है इसलिए, अरे नहीं भैया, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सी एंड द रेन, ये सी और रेन से ऑब्टेंड होता है। इट हेल्प्स लिविंग थिंग्स टू एग्जिस्ट, ये मदद करता है लिविंग थिंग्स को एग्जिस्ट करने के लिए, रहने के लिए, या इट इज नेसेसरी फॉर द बर्थ एंड द ग्रोथ ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स। सो माय डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो काइंड ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी इज पॉसिबल विदाउट वाटर बिकॉज, किसी भी प्रकार का फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पॉसिबल नहीं है पानी के बिना, क्योंकि, क्योंकि मेरे भाई वाटर प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, वाटर जो होता है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है इन इट, इसीलिए कोई फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पॉसिबल नहीं है मेरे भाई। सो दिस इज योर राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर माय डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा फाइंड द एरर, यानी आपको एरर फाइंड आउट करना है, बहुत आसान सवाल है। चलिए कमेंट में लिख के फटाफट बताइए इसका एरर का आंसर क्या होगा, देखते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन डूइंग दिस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, कितने लोग ऐसे हैं जो इंटरेस्टेड है, फटाफट बताइए। देखो फ्रेंड, सबसे पहली बात इसमें याद रखना है, क्वेश्चंस देखिएगा, बड़ा प्यारा क्वेश्चंस मैंने बनाया है, लिखा है बेटा डियर, डियर में क्या लगा है, एस। तो आपको याद रखना है कि कुछ ऐसे नाउन बेटा जिनके सिंगुलर और प्लूरल बिल्कुल सेम होता है, ऐसे कौन से नाउन हैं जिनके सिंगुलर और प्लूरल बिल्कुल सेम होता है, वो आपको याद रखना है। तो पहला है आपका डियर, डियर सिंगुलर भी है बेटा और डियर आपका प्लूरल भी है। यदि आपके पेपर में डियर की जगह डियर्स लिखा हुआ आए तो यह बिल्कुल गलत माना जाएगा, इससे ध्यान रखेंगे,
ठीक है। तो सर इनके अलावा और कौन से वर्ड हैं, जैसे आपके पेपर में बेटा फीस आ जाए तो फीस का प्लूरल वर्ड फीस होता है, लेकिन अगर हम इसकी जगह फीसेस लिख देते हैं तो इसका मतलब होता है विभिन्न प्रजाति की मछलियां। तो इसको ध्यान रखना है मेरे भाई। और मैं बहुत सारे अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आऊंगा। ये तो मेरा मॉक टेस्ट का पहला वीडियो है। अपना अपना कमेंट जरूर दीजिएगा, बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मेरे भाई। सभी लोग कमेंट में लिखकर बताएं। और हम दिन पे दिन आपकी जो कंटेंट है, अच्छे अच्छे कंटेंट आपको पढ़ाए जाएंगे। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा दिया जाएगा। देखिए फ्रेंड, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डियर में हम एस का प्रयोग नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए ये क्वेश्चन है आपके पास, फटाफट बताइए। बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन पूछ दिया है, लेकिन मैं आपको फटाफट इसका आंसर बता देता हूँ। देखिए एक चीज़ आपको इसमें ध्यान रखना है, जैसे आप लोग इसको पढ़िए, लेकिन इसमें जो एरर है वो है आपका, देखिए एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में से हम एस को हटा देंगे क्योंकि ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन में हम कभी भी बेटा एस और यस का प्रयोग नहीं करते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ऑन द स्क्रीन, देखो बेटा, बताओ फटाफट इसमें क्या गलती है, क्या गलती है मेरे भाई इस क्वेश्चंस के अंदर। चलिए रात काफ़ी हो चुकी है, मुझे घर भी जाना है। घर में लोग इंतजार भी कर रहे हैं मेरे भाई, तो इसलिए हम थोड़ा क्वेश्चंस की स्पीड को बढ़ा रहे हैं। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना मेरे भाई लोग। देखो कह रहा है कि दो देयर आर लार्ज क्ले डिपॉजिट इन द विसिनिटी, वेरी लिटल ऑफ इट कैन बी यूज्ड फॉर क्रोकरीज। तो भैया याद रखिएगा, एक वीडियो में आप लोगों को बनाऊंगा अनकाउंटेबल नाउन की तरफ। ये क्रोकरीज वर्ड आपका बिल्कुल गलत है, इसलिए गलत है क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन में बेटा कभी एस एस का प्रयोग हम नहीं करते। क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन खत्म। बेटा स्पीड को ध्यान रखना है, क्रोकरी होगा ये, क्रोकरीज नहीं होगा। सी में आपका बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, व्हाट इज दिस। ओके ठीक है। चलिए तो एक क्वेश्चन आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, अंत भला तो मेरे भाई सब भला। अगर आपने नाउन टॉपिक पढ़ा है, नाउन में एक टॉपिक है जिसका नाम है नाउन एंड केस, उसमें हमने अपने फाउंडेशन बैच में पढ़ा रखा है कि यदि किसी सेंटेंस में लगातार 2 बार एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया हो तो यह बिल्कुल गलत है। यानी आपका ये जो ऑप्शन नंबर ए है आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप देखिए इसमें 2 बार एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है। तो 2 बार एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हम नहीं करते हैं, कुछ अपवादों को छोड़कर। तो आपका जो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन गलत है बेटा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है। सो ये था आप लोगों का आज का लास्ट क्वेश्चंस माय डियर स्टूडेंट। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट फॉर वाचिंग द वीडियो एंड गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम्स। गुड नाइट एवरीवन, हैव अ स्वीट ड्रीम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले मॉक टेस्ट पेपर के साथ। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग द वीडियो। जाने से पहले एक बार आप सभी लोग जयकारा लगा दीजिए, बोलो बाबा श्याम की जय।